मलाए ओल्ड हैं, न्यू हैं, तो इन सब चीज़ों को आप उनके नामों के साथ आप सेव करते रहेंगे तो आपके वो आपकी क्वांटिटी स्टॉक और उनकी वैल्यूएशन जो है आपको तहसील सिस्टम हर जगह पे देता है। और अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और उनको डिफाइन करना मुश्किल है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम, जब भी आप कोई भी क्लाइंट हमारे साथ जब पेइंग मोड में आ जाता है, जब वो बाय कर लेते हैं हमारी सब्सक्रिप्शन, तो हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप हमारी टीम का उनके साथ बन जाता है, जहाँ पे कि आप अपनी हर तरह की रिक्वेस्ट और इश्यूज रिपोर्ट करते हैं और हमारी टीम आपको वहाँ पे विजिलेंटली सपोर्ट दे रही है। समरी में आज की ऑपरेशन समरी देखना चाहता हूँ, तो मैं डे एंड को शाम को ऑपरेशन समरी का बटन दबाऊंगा और ये मुझे मेरे सिस्टम में होने वाली आज की जो एक्टिविटीज हैं उसकी सारी डिटेल ये शो कर देगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम बात करने जा रहे हैं टायर ट्रेडर्स के बिजनेस के बारे में और उनके मसाइल के बारे में और इस चीज के बारे में कि तहसील सिस्टम टायर ट्रेडर्स के लिए किस तरह एक कस्टमाइज सोल्यूशन आप इसके बैकएंड पे एक छोटी सी स्टोरी है। मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उनका टायर ट्रेडिंग का बिजनेस तहसील सिस्टम पे काम करते हुए मेरी अक्सर उनसे मुलाकात होती थी और ये भी चांसेस होते थे कि मैं कभी उनकी शॉप पे जाके बैठता था, तो उनके रन टाइम पे जो मसाइल होते थे वो मैं अक्सर उनसे सुना कर। तो एक दफा मैंने उनके पास बैठ के समझने की कोशिश की कि आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना। तो नंबर वन तो उनका ये था कि वो जब किसी कस्टमर की गाड़ी आई है और उसके उन्होंने टायर चेंज किए हैं, नए टायर दिए हैं, तो उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था कि उसी इनवाइस के अंदर वो ये भी मेंशन कर सकें कि उस बंदे को मैंने ये 4 टायर, ये 5 टायर सेल किए हैं, तो उससे मैंने उसके अगेंस्ट 4 टायर लिए भी हैं, पुराने टायर जो लिए हैं, और उसकी फिर जो प्राइसेस वो किस रेट पे लिए हैं, जो नए बेचे हैं वो किस रेट पे बेचे हैं, और एडजस्टमेंट के साथ एक सिंगल पेज इनवाइस बन सके जिस पर वो कस्टमर को नजर आ रहा हो कि अच्छा यार, मैंने नए टायर इतने में खरीदे, पुराने मैंने इतने में बेचे, और मैंने जो ड्यू अमाउंट है, वो बैलेंस अमाउंट जो है वो मेरी इतनी बन रही। तो ये कंप्लीट इनवाइस का फॉर्मेट का होना, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। 2-3 सॉफ्टवेयर वो यूज कर चुके थे पहले, उस वक्त भी कर रहे थे, लेकिन उनके इस मसले का हल नहीं हो। तो इस मसले का हल हमने फिर तहसील सिस्टम में उनको करके दिया, नंबर 1। नंबर 2, उनको एक बड़ा प्रॉब्लम आता था कि वो शॉप अपने काउंटर से कहीं उठते थे, पीछे से उनका मैनेजर या लड़के सेलमैन जो हैं वो अगर कोई चीज बेच रहे होते थे, उसमें भी उनको फिर बाद में ये बहुत प्रॉब्लम आता था कि कस्टमर को जो टायर दिए हैं उसकी तो लड़कों ने रसीद बना दी, लेकिन जो लिए हैं उसकी कोई वो किसी सॉफ्टवेयर में या किसी कंप्यूटर में किसी जगह पे कोई एंट्री नहीं होती थी। और जब ये इन्होंने वापस आना मेरे भाई ने शॉप पे, तो वो जो लड़कों ने बता देना, उनके पास एक ही रास्ता होता था कि जस्ट वो यकीन करना पड़ता था हमको। तो इस तरह उनको काफी प्रॉब्लम्स का शिकार थे और वो समझते थे कि उनका बिजनेस उनके कंट्रोल में नहीं है, और हर वक्त बिजनेस पे काउंटर पे बैठना भी बहुत प्रॉब्लम था उनके लिए। तो उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन चाहिए था कि जिससे वो ना सिर्फ ये कि अपने स्टॉक्स की प्रॉपर ट्रैकिंग कर सकें, नए स्टॉक की भी, बल्कि पुराना स्टॉक जो आ रहा है उनके पास उसका ट्रैकिंग का भी उनके पास कोई हल होना उनकी जरूरत उनको थी ना। तो इन मसाइल का हल हमने किया। फिर तीसरी चीज जो कि उनके कस्टमर्स के लिए थी, और वो ये कि जब जब भी वो अब तहसील सिस्टम में अपनी कोई सेल एंट्री करते हैं और अपने कस्टमर किसी की प्रोफाइल बनाते हैं, तो वहां पर वो कस्टमर का नंबर भी ऐड कर देते हैं, और उन्होंने अपना जो व्हाट्सएप बिजनेस का व्हाट्सएप नंबर है वो तहसील सिस्टम के साथ अटैच किया हुआ है, और व्हाट्सएप पैकेज वो तहसील सिस्टम का यूज करते हैं। तो उससे होता ये है कि बेशक वो काउंटर पे हैं या नहीं है, उनके लड़के इनवाइस बना रहे हैं या वो खुद बना रहे हैं, जब वो किसी कस्टमर की इनवाइस बनती है तो वो इनवाइस बनने के बाद कस्टमर को वो इनवाइस ऑटो व्हाट्सएप, उस कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर पे वो कंप्लीट इनवाइस की डिटेल जो है वो उनके उस नंबर पे चले जाती है, और कस्टमर को पता चल जाता है कि अच्छा यार, मेरा टोटल अकाउंट ये है, और अगर कोई ड्यूज हैं तो वो भी उसको नजर आ जाते हैं कि इतने ड्यूज उनके हैं। तो ये सारी चीज जो है इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे बहुत अच्छा पड़ता है कि कस्टमर
उनको एक फीलिंग आती है कि यार ये वाकई कोई अच्छी कंपनी है, कि जिनका सिस्टम इतना एक्टिव है कि वो ना सिर्फ कंप्यूटराइज इनवॉइसेस बना रहे हैं बल्कि उसका ऑटो मैसेज भी जनरेट कर रहे हैं। और वो मैसेज जब जाता है कस्टमर को और फिर उसके बाद स्केजुअल्ड मैसेजेस उन कस्टमर्स को जाते हैं, और इसके साथ साथ कस्टमर को जब मैसेजिंग जा रही है तो कल को वो कस्टमर दोबारा आपकी शॉप पे आता है तो जस्ट आपको वो अपना मैसेज दिखाएगा और आप उसका रिकॉर्ड खोल के आप भी अपने सिस्टम पे देख सकते हैं, उसके पास तो मैसेज है ही है। तो उसको बड़ी सहूलत हो जाती थी इस चीज को देखने में कि जब वो दोबारा एक दफा वो टायर या लॉयर इन लेके गया है तो जब वो दोबारा वापस आएगा चेंज करने के लिए तो उसको कितनी उसमें कटौती होगी, कितनी एडजस्टमेंट पड़ेगी और क्या होगा। तो वो एक चीज एक कस्टमर के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए और उसको ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि आपकी शॉप पे अगर तहसील सिस्टम चल रहा है तो जिस तरीके से तहसील सिस्टम उस क्लाइंट को अपडेट रखता है उससे उसको जो एक ट्रांसपेरेंसी की फीलिंग जाती है, तो दैट फीलिंग मेक्स लॉयल कस्टमर्स ना। तो ऐसे कस्टमर जिनको आप ये इस लेवल की सर्विस एक दफा देते हैं तो दोबारा उनको जरूरत नहीं पड़ती, वो फील नहीं करते कि आपको छोड़ के वो किसी और के पास जाएं, तो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाता है, अगेन एंड अगेन आपके पास आता है। तो ऑब्वियसली फिर इससे आपका बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प मिलती है। फिर इसके अलावा जिन क्लाइंट्स के ड्यूज होते हैं, जो क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं जिनका खाता चल रहा होता है, उनकी मैनेजमेंट तहसील सिस्टम के अंदर बहुत आसानी से हो जाती है। और ना सिर्फ ये कि उनकी मैनेजमेंट बल्कि जो हमारा ऑटो रिमाइंडर्स का सिस्टम है, जो कस्टमर को जिनके ड्यूज होते हैं उनको आपकी मुकर्रर की गई तारीख पे उनको रिमाइंडर्स भेजता है। लेट्स से कि आपने यकम तारीख का रिमाइंडर लगाया हुआ है कि तमाम कस्टमर्स जिनके ड्यूज फर्ज करें कि 10,000 रुपए से ज्यादा है, आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बेशक 1 रुपये से ज्यादा जिसका ड्यू बैलेंस है आप उसको भी मैसेज भेजना चाहें तो वो आप खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तहसील सिस्टम के ऊपर। तो उन कस्टमर्स को जिनका एक सर्टन लेवल से ऊपर ड्यूज है, बैलेंस है, आप चाहते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक सर्टन फॉर्मेट के अंदर मैसेज जाए, ऑटो मैसेज जाए, आपको खुद ना याद करवाना पड़े, खुद एफर्ट ना करनी पड़े उन कस्टमर्स के पीछे, उनको ढूंढने में, उनकी लिस्टें बनाने में, और उनको तहसील सिस्टम खुद ही इस चीज का ख्याल रखता है। और आपके उन तमाम कस्टमर्स को जिनका बैलेंस एक सर्टन लेवल से ऊपर हो जाता है तो उनको ऑटो रिमाइंडर्स भेजना शुरू कर देता है, जिससे वी हैव एनालाइज्ड इन आवर डाटा कि 30% से ज्यादा स्पीडी रिकवरीज आपके बिजनेस की शुरू हो जाती हैं। और इस चीज को आपसे बेहतर कौन जानता है कि अगर आपकी कैश कलेक्शन जो है या रिकवरीज जो है वो 30% आपकी तेज हो जाती हैं तो आपके बिजनेस का कैश फ्लो को कितना सपोर्ट मिलती है इस चीज से। तो आइए देखते हैं कि तहसील सिस्टम कैसे इन सब चीजों पे काम कर रहा है और आप तहसील सिस्टम को यूज करना कितना आसान है। तो यहाँ पे हमने एक टायर ट्रेडर का एक अकाउंट बनाया तहसील सिस्टम पे, बहुत आसान है। 14 दिन का फ्री अकाउंट आप बना सकते हैं और अपनी पूरी टेस्टिंग फ्रीली कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी सिंगल रुपी ना। तो उसके लिए बड़ा आसान है कि आप तरसील.pk पे जाएं और फ्री साइन अप रजिस्टर करें और आपको राइट वे तहसील सिस्टम के अंदर आप लैंड कर जाएंगे। और जिस तरह ये मैंने एडमन का यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, लॉगिन करने के बाद ये बिल्कुल फ्रेश एक मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। तो लेट्स सी, इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। जब आप तहसील सिस्टम पे लॉगिन होते हैं फर्स्ट टाइम तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होता है जो कि बिल्कुल खाली होता है। और इससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं सेटिंग्स में आऊंगा। यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग में आप अपना नाम, अपनी तस्वीर, ये चीजें चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, नईम सत्तार, और मैं इसको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद देयर इज बिजनेस सेटिंग्स ना। तो बिजनेस सेटिंग्स में आप अपनी कंपनी का लोगो जो है उसको सेट करते हैं, कंपनी का एड्रेस, फोन नंबर और ये सारी चीजें आप यहाँ पे एडजस्ट करते हैं।
अच्छा, सेटिंग कभी भी कोई चेंज करते हैं तो उसको अपडेट करने के बाद सिस्टम एक दफा ऑटो रिफ्रेश करता है पूरा। तो ये बिजनेस लोगो है आपका। यहाँ पे लोगो के बारे में एक तो इंस्ट्रक्शंस जरूर मैं बताना चाहूंगा कि आपका स्क्वायर लोगो होना चाहिए, बिल्कुल चौरस होना चाहिए, हाइट और विड्थ उसकी इक्वल हो। और दूसरी चीज ये कि आपके लोगों की बैकग्राउंड वाइट हो, तो बैकग्राउंड वाइट होगी तो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे ये लोगो लगा अपलोड कर दिया। आप अपनी कंपनी का जो भी लोगो होगा आप वो यूज करेंगे, इस तरह यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपका लोगो आपकी इनवॉइसेस के ऊपर, पार्टी लेजर्स के ऊपर और उन सब जगहों पे जो कस्टमर्स को आपकी चीज जा रही होती है उसको ये आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। बिजनेस फोन नंबर में आप अपना फोन नंबर दे सकते हैं और एड्रेस में आप अपने बिजनेस का एड्रेस दे सकते हैं। ये भी मल्टीपल जगहों पे जहाँ पे जरूरत है कि वहां पे यूज हो रहा होता है प्रिंटिंग के पर्पस के लिए। और फिर इसके अलावा आपकी रिपोर्ट सेटिंग है। रिपोर्ट सेटिंग के अंदर आप अपना डिफॉल्ट प्रिंटर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस पेज पे इनवॉइसेस प्रिंट करते हैं। इज इट A4, A5? A5 लेटर हेड का मतलब है कि आपके अगर A5 साइज के प्रिंटेड लेटर हेड हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे। सेल इनवॉइस 80 mm मींस के आपका अगर वो पॉइंट ऑफ सेल वाला प्रिंटर है जो कि स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे और यूज होता है, थर्मल प्रिंटर भी जिसे कहा जाता है, अगर वो आप यूज करते हैं तो उसके लिए ये यूज होगी। लेट्स से वी यूज द सेल इनवॉइस A5। उसमें आप यहाँ पे बता सकते, और उसको मैं इस डिफॉल्ट कर दूंगा, जिसमें पेज साइज को इस डिफॉल्ट करूंगा वो बाय डिफॉल्ट प्रिंटर होगा। हेडर में मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अपना एड्रेस, बिजनेस एड्रेस आप अपना देंगे यहाँ पे। रिपोर्ट हेडर का मतलब है कि इनवॉइस में आपकी कंपनी के लोगो और नाम के नीचे जो भी टेक्स्ट आप देना चाहें इनवॉइस के ऊपर वो यहाँ पे आप लिख देंगे, वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो रिपोर्ट हेडर के अंदर नॉर्मली एड्रेसेस और फोन नंबर्स दिए जाते हैं और रिपोर्ट फुटर के अंदर आमतौर पे आपके पेमेंट मेथड्स दिए जाते हैं। तो लेट्स डू दिस सेटिंग। उसके बाद मैंने एक एंटर दबाया, यहाँ पे मैंने फोन नंबर दे दिया। मेरे पास कोई और दूसरा नंबर भी है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। सो दिस इज हाउ वी डू इट। और यहाँ पे मैं पेमेंट मेथड दे देता हूँ, आप हेडिंग देंगे पेमेंट मेथड्स की और उसके बाद पेमेंट ये मेथड्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरा मीजान का अकाउंट नंबर ये है, जैज कैश नंबर मेरा ये है, इजी पैसा ये है, और जो भी आपके पेमेंट मेथड्स हों वो आप सब दे सकते। So we have done our basic settings। ठीक है, आप हर पेज साइज के मुताबिक हेडर और फुटर की सेटिंग चेंज कर सकते हैं और फिर पार्टी लेजर्स या जहां पे मंथली इनवॉइसेस होती हैं उनके आप हेडर और फुटर सब की सेटिंग सेपरेट वो भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे सबसे पहले आइटम्स में। तो यहाँ पे आप अपनी आइटम्स क्रिएट करते हैं, आपकी ट्रेड आइटम है सब, तो ट्रेड आइटम्स वहां पे आएंगी। और यहाँ पे हम योकोहामा का एक टायर डिफाइन कर लेते हैं 250 जो भी आपका टायर का नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मुझे ये मॉडल्स वगैरह की पहचान नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रिपोर्ट खुली हुई है कि जो कि आपको दिखा रही है
कि आपका जो स्टॉक जब ऐड हो जाएगा तो वो इस तरीके से आपको शो होगा। यूज्ड वाले टायर्स आपने अलहदा यूज्ड के नाम से सेव करते रहेंगे तो वो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, ट्यूब्स हैं आपकी, टायर हैं, कट रिपेयर, टायर फिटिंग, टायर पंक्चर, रिम्स हैं आपके, रिपेयरली, ओवेशन। तो ये आप अपनी सहूलत के मुताबिक आप अपने टायर्स और ट्यूब्स एंड अलाय ओल्ड हैं, न्यू हैं, तो इन सब चीज़ों को आप उनके नामों के साथ आप सेव करते रहेंगे तो आपके वो आपकी क्वांटिटी, स्टॉक और उनकी वैल्यूएशन जो है आपको तहसील सिस्टम हर जगह पे देता रहेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ ये 25,000 का है और इसकी आपकी परचेज, इसकी जो परचेज प्राइस है, दीज आर ओनली रेफरेंस प्राइसेस, ये आप ये ध्यान में रखिएगा। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा 17,000 की बाइंग है। ओपनिंग स्टॉक में डाल सकता हूँ कि इस वक्त मेरे पास ये कितने पड़े हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास 4 पड़े हैं और वो किस प्राइस पे बाई किए हुए हैं, मैंने 17,000 पे प्राइस। मेक, मॉडल एंड बारकोड नंबर भी मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ये हमने एक, ठीक है। इसी तरह आपको वन बाई वन एक दफा अपनी सारी प्रोडक्ट्स को डिफाइन करना है। और अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स की लिस्ट बहुत लंबी है और उनको डिफाइन करना मुश्किल है, तो आप हमारी सपोर्ट टीम, जब भी आप कोई भी क्लाइंट हमारे साथ जब पेइंग मोड में आ जाता है, जब वो बाय कर लेते हैं हमारी सब्सक्रिप्शन, तो हमारा एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप हमारी टीम का उनके साथ बन जाता है, जहाँ पे कि आप अपनी हर तरह की रिक्वेस्ट और इश्यूज रिपोर्ट करते हैं और हमारी टीम आपको वहाँ पे विजिलेंटली सपोर्ट दे रही होती है। और अगर वहाँ पर आप वहाँ पे बताएं कि आपको की आइटम्स की अगर एक्सेल लिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आवर टीम विल बी, हमारी टीम जो है वो दे विल लव टू अपलोड दैट लिस्ट इन द सिस्टम फॉर यू, और आपकी तमाम आइटम्स एक ही गो में आपको सिस्टम के अंदर मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे एक ओल्ड रिम डिफाइन करने लगा हूँ और उसका भी जो नाम है वो कुछ भी रख सकता हूँ मैं, और उसका साइज यहाँ पे बता सकता हूँ, और जो भी आपके वो पैरामीटर्स होते हैं उनके मुताबिक मैं ये कहता हूँ कि इसकी सेल प्राइस जो मेरी है वो लेट्स से 22,000 है और उसकी जो परचेज प्राइस है वो 18,000 है, और इसका जो ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास वो 5 पीस पड़े हैं पुराने के, और ये मैंने 18,000 पे खरीदे हुए हैं। तो मैंने ये 2 प्रोडक्ट सिर्फ बनाई है जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कितना आसान है तहसील सिस्टम में प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना। अब आ जाते हैं हम कस्टमर और वेंडर्स में भी। आप यहाँ पे अपने वेंडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे वेंडर एक क्रिएट कर देता हूँ नसीर ट्रेडर्स के नाम से, और जस्ट मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरा एक वेंडर डिफाइन हो गया सिस्टम के। मैं फाइंड करके देख सकता हूँ कि मेरे पास सिस्टम में कौन कौन सी पार्टीज हैं। तो मेरे पास ये नसीर ट्रेडर्स हैं। इससे पहले कुछ कस्टमर्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किए हुए हैं और वो एज ए कस्टमर हैं। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए। इसी तरह अब मैं एक कस्टमर नया आपको मैं डिफाइन करके दिखाता हूँ, और आपके लिए चूंकि आपकी काउंटर सेल होती है तो मैं आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक काउंटर सेल के नाम से एक कस्टमर जो है ना वो जरूर डिफाइन, और इस कस्टमर को यूज कर सकते हैं अपनी काउंटर सेल सारी। मैं इसमें कुछ भी और नहीं डाल रहा हूँ। कस्टमर की कैटेगरी में डिफाइन कर देता हूँ कि कमर्शियल है। और इस ब्रांच का कॉन्सेप्ट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि ऐसे कस्टमर्स या ऐसे लोग जिनके पास मल्टीपल गाड़ियां होती हैं और वो चाहते हैं कि हर गाड़ी का अलग ट्रैक रिकॉर्ड रहे उनके पास। जैसे कोई कंपनी आपने अगर ऑन बोर्ड की है और उस कंपनी के पास 8-10 गाड़ियां हैं या 100 गाड़ियां हैं, तो आपने उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, बट बिलिंग आपने एक जगह पे करनी है। तो वहां पे इस ब्रांच का कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको हेल्प करता है कि मल्टीपल कस्टमर्स जिनको आप ब्रांच बना देते हैं किसी एक कस्टमर की, जो कि हेड ऑफिस होता है, तो मंथ एंड पे आप उस हेड ऑफिस को सिंगल बिल भेज सकते हैं जिसके अंदर उसकी तमाम ब्रांचेस के तमाम बिल्स शामिल होंगे। तो ये फीचर आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक काउंटर सेल का कस्टमर भी ऐड कर लिया, और उसके बाद ऑपरेशन में हम जाते हैं।
और ऑपरेशन में मैं सेल की विंडो पे जाता हूँ, जहाँ पे कि आप एक कस्टमर को, जो कि लेट से मैं कहता हूँ काउंटर कस्टमर है, काउंटर सेल है, तो मैंने काउंटर सेल को सिलेक्ट किया और उसको जो हमने 2 आइटम्स सिलेक्ट की थी वो हमारे पास आ रही हैं। जब आप कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे तो वहीं पे आपको सिस्टम बताएगा कि आपके पास इसका कितना स्टॉक पड़ा है। और लेट्स से कि ये 2 टायर्स मैं उसको सेल कर रहा हूँ और उससे फर्ज करें कि मैंने ओल्ड कोई चीज परचेज भी की है साथ, तो ये हमने परचेज का बटन दिया हुआ है, प्लस परचेज। ठीक है, तो मैं यहीं पे उसको ऐड न्यू परचेज की ऑप्शन आ गई मेरे सामने, मैंने यहाँ पे ऐड न्यू परचेज का बटन दबाया और मैंने वहां पर उस कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इससे ये परचेज किया और आइटम सेलेक्ट कर ली कि इससे मैंने ओल्ड रिम जो है ना वो 4 लिए हैं और मैंने उससे 15,000 के हिसाब से फर्ज कर लेते हैं, और उसकी भी कैश की एंट्री है, तो मैंने ये पोस्ट कर दी, एंट्री कंफर्म कर दी। ये अब जो परचेज थी ये इस वाली सेल के साथ अटैच हो चुकी। अटैच कैसे हो चुकी है, यहाँ पे मुझे वो परचेज सेलेक्ट करनी होगी जो मैं अभी उस कस्टमर की डाल के हटाऊं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये 50,000 का ये बिल बना है और इसको मैं पोस्ट करूंगा। यूजर सेलेक्ट करना है और इसको पोस्ट करना है, सिलेक्ट परचेज। तो जिस कस्टमर से हम परचेज भी कर रहे होते हैं और उसको सेल भी कर रहे होते हैं, तो उसको हम एडिट करके कस्टमर की बजाय बोथ का टैग उस पर लगाते हैं ताकि उससे हम सेल एंड परचेज दोनों कर सकें। तो उसके बाद मैं उसी सेल पे आता हूँ, सेल विंडो पे, और यहाँ पे हमने कस्टमर की एक सेल बना रहे हैं, लेट्स से काउंटर सेल कस्टमर है। काउंटर सेल पे कस्टमर को 3 योकोहामा के रिम्स जो हैं या टायर्स जो हैं ये सेल कर रहे हैं, 75,000 इनका बिल बना है और इसके साथ हम परचेज ऐड करने जा रहे हैं। कोई इससे परचेज पहले नहीं पड़ी हुई, तो यहाँ पे मैं न्यू परचेज का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे काउंटर सेल कस्टमर जो था वो जब हमने बोथ कर दिया तो वो वेंडर के तौर पे भी आ रहा है। इससे मैं कह रहा हूँ कि 4 ओल्ड रिम्स जो हैं वो मैं बाय कर रहा हूँ कैश पे, 18,000 की बजाय 15,000 रेट पे मैं उससे बाय कर रहा हूँ। तो 60,000 का ये बन गया कैश, मैंने कंफर्म कर दिया और इसको विंडो को बंद कर दिया। और यहाँ पर ये वाली अब आपके सामने परचेज आ चुकी है। इसी कस्टमर के अगेंस्ट मैंने ये परचेज सिलेक्ट कर दी। 60,000 की हम इससे बाइंग कर रहे हैं, 75,000 की हम इसको सेल कर रहे हैं। तो यूजर सिलेक्ट करूंगा मैं और इस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा। सेंड मैसेज करूंगा तो कस्टमर को मैसेज भी जाएगा। कंफर्म एंड प्रिंट करूंगा तो ये एंट्री सेव होएगी और साथ ही इसका प्रिंट भी निकल आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टमर को जो काउंटर सेल हुई वो योकोहामा के ये 3 पीसेस हमने सेल किए और 75,000 बिल बना, सेल वैल्यू 75,000, रिसीव्ड 75,000। और परचेज जो थी वो हमने उससे की 15,000 के हिसाब से 4 पीसेस की 60,000 की, और जो टोटल हमारा बना था वो ये बना। और जो परचेज वैल्यू थी वो 60,000 थी और पेड 60,000 है। अगर नेट ड्यू बैलेंस अगर कोई होता तो वो भी यहाँ पे आ रहा होता। ऊपर आप देखेंगे कि आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पे प्रिंट होगा, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे प्रिंट होगा, आपने जो एड्रेस और फोन नंबर दिए थे वो यहाँ पे प्रिंट होंगे। अपनी अपनी जो पेमेंट मेथड्स आपने दिए थे वो ये देखें यहाँ पे प्रिंट हो गए, जो हमने सेटिंग की थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इन प्लेस हैं और आप इसका प्रिंट लेके कस्टमर को दे सकें। कस्टमर को इस चीज का मैसेज भी जा चुका है। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम रह गया और आपने इसको एडिट करना है तो फाइंड का बटन दबा के वो सेल सेलेक्ट करके उसको एडिट सेल करेंगे, वो सेल यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट हो गई है और इसमें आपने जो भी चीज करनी होगी तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारा सेल का ऑपरेशन है। इसी तरह आपके परचेज के सेल कोटेशंस अगर आपने देनी है, सेल ऑर्डर्स ऐड करने हैं, सेल कोई रिटर्न आती है तो आप रिटर्न भी डाल सकते हैं। सेल रिटर्न का बटन, सेलेक्ट सेल का बटन दबाएंगे। आपने अभी एक सेल डाली तो आप उसमें से वो कस्टमर कुछ रिटर्न करना चाहता है, आप उसको रिटर्न को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट सेल जब आप करेंगे तो वो बता देगा कि ये काउंटर सेल कस्टमर था इसका
और योकोहामा के 3 पीसेस की सेल हुई थी 25,000 के हिसाब से। वो कस्टमर उसमें से एक पीस वापस करने आया, तो आपने रिटर्न क्वांटिटी यहाँ पे बतानी है कि 1 क्वांटिटी वो वापस करने आया। तो ये 25,000 कैश अगर आप उसको वापस कर रहे हैं तो ये सारा कुछ ऐसे ही रहने देंगे और पोस्ट का बटन दबा के इसको सेल को रिटर्न को रजिस्टर कर। ऑलराइट, और उसके बाद कलेक्शन की विंडो है। किसी भी कस्टमर से आपको पेमेंट कलेक्ट हुई है, ड्यूज जो थे उसके, तो आप जस्ट उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे, आपको बैलेंस उसका लिखा आ जाएगा कि इस कस्टमर का कितना बैलेंस है। यहाँ पे आप यूजर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा यूजर ने ये कैश कलेक्ट किया है, कैश किया है या बैंक किया है। बैंक किया है तो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स आ रहे होंगे, और कैश की सूरत में आपका पेटी कैश कैश ऑफिस आ रहा है। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि कितना कैश आपने उस बंदे से रिसीव किया। 3,000 उसका पेंडिंग कैश है, तो 3,000 की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है आपको। आप कहते हैं कि लेट से 2500 रिसीव हुआ, तो 500 उस कस्टमर के अकाउंट में स्टैंड करता रहेगा। मैंने ये कंफर्म कर दिया और इसकी एंट्री सेव कर दी। ये कलेक्शन की एंट्री पड़ गई है। और किसी भी जगह पे आप इस कस्टमर का व्यू लेजर यहाँ से भी कर सकते हैं, और व्यू लेजर करेंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी कि 3,000 उसका प्रीवियस बैलेंस था। 11 सितंबर को 2500 रुपए की रिकवरी हुई, बैलेंस 500 रुपए आप कस्टमर के रह गया है। तो आपको प्रॉपर लेजर्स कस्टमर्स के और उनकी सेल रिपोर्ट्स और डिटेल्स ये सब अवेलेबल है। परचेज ऑर्डर, परचेज एंड परचेज रिटर्न, आपकी सारी बाइंग जो है यहाँ से डील हो रही है। डे टू डे आप जो बाइंग अपने वेंडर्स से कर रहे होंगे वो यहाँ से आप डालेंगे। लेट्स से आपका नसीब ट्रेडर्स के आपने कुछ बाय किया है, और लेट्स से योकोहामा के ही आपने उसके स्टॉक में आपके पास 2 हैं, और आपने ये 15 और बाय किए हैं, और लेट्स से ये 18,000 रुपए के हिसाब से आपने बाय किए हैं। और कैश पे किया है या क्रेडिट पे किया है या बैंक के थ्रू पेमेंट की है। बैंक के थ्रू की है तो बैंक नंबर क्या था, चेक नंबर, चेक डेट क्या थी, वो सब डिटेल आप डालते। मैं कहता हूँ मैंने क्रेडिट परचेज ये की है और मैंने पोस्ट कर दिया और कंफर्म कर दिया। तो मेरी इस तरीके से कितनी आसानी से, कितने सिंपल तरीके से मेरी परचेजिंग की भी सारी एंट्रीज यहाँ पे हो रही हैं। अब मैं आपको ले आता हूँ एक दफा रिपोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे मैं ऑपरेशन समरी में आज की ऑपरेशन समरी देखना चाहता हूँ, तो मैं डे एंड को शाम को ऑपरेशन समरी का बटन दबाऊंगा और ये मुझे मेरे सिस्टम में होने वाली आज की जो एक्टिविटीज हैं उसकी सारी डिटेल ये शो कर देगी। सेल रिपोर्ट मुझे बताएगी कि मेरी कितनी सेल है अब तक की, और किन डेटों के दरमियान है, मैं वो यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। बिल वाइज भी, आइटम वाइज भी, जोन वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी, ये सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन। जैसे आज की डेट में 11/9 की डेट में मेरी 2 सेल्स हैं काउंटर सेल पे, एक 75,000 की है और एक 25,000 रिटर्न की है। ठीक है, और इसके अलावा सेल ऑर्डर रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, फिर आपको पार्टी लेजर यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अभी हमने काउंटर सेल की, अगर सेल सिर्फ देखनी है तो मैं काउंटर सेल सेलेक्ट करूंगा और इसकी मैं इसका लेजर ले सकता हूँ, और इसको शो इंडिविजुअली करूंगा तो वो मुझे पूरी डिटेल भी दिखाएगा। मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आपको पार्टीज के लेजर्स अवेलेबल हैं। तो ये देखें, आज के दिन में काउंटर सेल से परचेज भी हुई है 4 की क्वांटिटी में 15,000 के रेट पे 60,000 रुपया कलेक्शन भी हो गई, और इसी तरह सेल भी हुई है 25,000 रुपए के 3 पीस 75,000 रुपए की, और 75,000 रिसीव भी हो गया है, और इसी तरह पे सेल रिटर्न भी हुई है। ठीक है, योकोहामा का 1 पीस रिटर्न हुआ है और 25,000 रुपए के हिसाब से, और वो सारी डिटेल हमारे सामने आ गई। और ये हमारा पार्टी लेजर है, और कस्टमर परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। मैं आपको आइटम लेजर की रिपोर्ट यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि भाई इस एक आइटम का इस महीने में इन आउट क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल के जरिए क्वांटिटी आउट हुई है 3 की। उससे पहले प्रीवियस स्टॉक हमारे पास 4 का था जिसकी स्टॉक वैल्यू 68,000 थी। उसके बाद सेल में हमने 3 पीस सेल किए, एक स्टॉक रह गया। ठीक है,
और उसकी एक की वैल्यू 17,000 रुपये है। उसके बाद सेल रिटर्न हुई, एक हमारे स्टॉक में वापस आ गया, क्वांटिटी इन हुई है, और दो स्टॉक जो है वो दो स्टॉक में मेरे पास दो रह गए हैं, तो उनकी वैल्यू 42,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद परचेज मैंने नसीब ट्रेडर से की है 15 की क्वांटिटी में, तो मेरे पास अब जो स्टॉक है वो 17 है, और जो स्टॉक की वैल्यू है वो 3,12,000 रुपये है। तो इस तरह मैं किसी भी आइटम का, एक आइटम का लेजर पूरा ले सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ स्टॉक रिपोर्ट लेना कि मुझे मेरे सारे स्टॉक की रिपोर्ट एक ही जगह पे मिल जाए, तो मैं सिंपली स्टॉक रिपोर्ट जाके जनरेट करूंगा और वो मुझे बता देगा कि मेरे पास योकोहामा के ये पीस 4 प्रीवियस स्टॉक थे, 16 इन हुए हैं और 3 आउट हुए हैं, और मेरे पास टोटल नेट स्टॉक 17 है, और उसकी नेट स्टॉक की वैल्यू 3,12,000 है। और ओल्ड ड्रीम मेरे पास 5 प्रीवियस स्टॉक था, 8 मेरे पास स्टॉक इन हुआ है, और 13 की टोटल क्वांटिटी पड़ी है। 2,10,000 का मेरे पास स्टॉक ये पड़ा है। सो 5,22,000 का नेट स्टॉक वैल्यू मेरे पास सिस्टम में पड़ी हुई है। कितना आसान है इस सारी चीज को मैनेज करना। अच्छा, जैसे अब आप सारा ये अपना इन्वेंट्री की सेल और परचेज का हमने ऑपरेशन अभी करके देखा है, इसी तरह आप अपना एम्प्लॉइज का, एक्सपेंसेस का ये कंप्लीट ऑपरेशन भी मैनेज कर सकते हैं। और वो किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि अब हम फाइनेंस की, आपको अलहदा से एक तो हमारी वीडियो मौजूद है, अगर आप फाइनेंस की वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बट क्विकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि यहाँ पर आपका चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो है ये, और इस विंडो में लेट्स से कि आपके पास करंट एसेट्स के अंदर, अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर मैं कहता हूं कि यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लोन्स का एक हेड बनाऊं, लोन्स एंड एडवांसेस का, और इसको कंट्रोल रखता हूं। सिलेक्ट पेरेंट करके उसी अकाउंट रिसीवेबल में एम्प्लॉय लोन्स एंड एडवांसेस को सिलेक्ट करूंगा, और इसके नीचे मैं एक डिटेल अकाउंट बना देता हूं, नजम एडवांसेस एडवांस अकाउंट। नजम मेरा एम्प्लॉई है, और मैं कहता हूं कि, और उसने ऑलरेडी कंपनी के 25,000 का एडवांस लिया, तो ये मैंने एक एम्प्लॉय का एडवांस अकाउंट बना दिया। अब इसी तरह एक्सपेंस के अंदर उसका एक सैलरी अकाउंट भी बनेगा। एक्सपेंस के अंदर आज हम एडमिन एक्सपेंस, एम्प्लॉय सैलरीज के नीचे अब आप यहाँ पे नजम का सैलरी अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये भी डिटेल अकाउंट है, और ये मैंने सेव कर दिया। अब फर्ज करें कि इस महीने नजम को सैलरी जब आपने देनी है, तो आप फाइनेंस मॉड्यूल में आएंगे, जिसके अंदर कैश पेमेंट वाउचर, बैंक पेमेंट, कैश रिसीट, बैंक रिसीट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब ये अवेलेबल है। अगर तो स्ट्रेट आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, सैलरीज ऐड कर रहे हैं, तो ये आप एक्सपेंस विंडो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके सारे एक्सपेंस अकाउंट्स अवेलेबल हैं। जैसे ये नजम सैलरी का अकाउंट हमने एक्सपेंस में डाला था, तो वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो आप सैलरी अकाउंट यहाँ से डाल सकते हैं। बट जब आपने उनका लोन की एडजस्टमेंट भी करनी है, तो तब आपको जरूरत पड़ेगी कि आप फाइनेंस का वोचर यूज करें, वोचर विंडो यूज करें। तो सिंपल मेथड तो ये है कि ऑपरेशन के अंदर जाएं आप, और वहां पे आप अपना सैलरी अकाउंट यूज सेलेक्ट करें, और वहां पे बता दें कि जी आज मैंने इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है। लेट्स से कि उसको 25,000 की आपने सैलरी दी है, कैश दिया है, आपने खुद पे किया है, कैश अकाउंट भी आपने सिलेक्ट कर दिया, कोई नोट देना है तो वो भी आप दे सकते। सैलरी डेट, और आपने अगर कोई नया एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो भी यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आप कहते हैं जी कि शहजाद है आपका एक एम्प्लॉई है, उसका आपने एक सैलरी अकाउंट क्रिएट करना है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कितना सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपेंस अकाउंट का नाम देना है, और आप अपने वो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का
एक अकाउंट बना लें। इसको सेव कर लें। अब मोबाइल बिल के नाम से एक अकाउंट बना लेते हैं, उसको आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप सेव कर लें यहाँ पे। और इसको जैसे आपने सेव कर लिया, इसको यहाँ पे बंद करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको वो सारे अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप एक ही दफा उनके एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। शहजाद सैलरी अकाउंट, आप 20,000 उसको सैलरी दे रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है 50,000 का, वो आपने पे किया। तो ये 95,000 का सैलरी का एक ही वोचर आप बना के एक्सपेंस की विंडो को यूज करते हुए ये कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। और इसी एक्सपेंस अकाउंट, इस जो हमने खर्चा भी पोस्ट किया है, इसका अगर मुझे प्रिंट लेना होगा तो बड़ा आसान है। यहाँ से मैं इसका प्रिंट ले सकता हूँ, जहाँ पे कि आपको आपका वो कंप्लीट वोचर प्रिंटेड है। कैश ऑफिस 95,000 से क्रेडिट हुआ, नजम सैलरी अकाउंट 25,000 डेबिट हुआ है, शहजाद सैलरी अकाउंट 20,000 डेबिट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000, 95,000 का जो टोटल वोचर है। प्रीपेड बाई, वेरीफाइड बाई, अप्रूव्ड बाई, रिसीव्ड बाई के सिग्नेचर ऑप्शंस हैं, और आप इस वोचर का प्रिंट लेके फाइल कर सकते हैं। और ये आपका ऑडिट के अंदर ये प्रिंट जो है एज ए एविडेंस के तौर पे आप सबमिट करवा सकते हैं सालाना, जब आप अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवाते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं। और फाइनेंस के अंदर मैंने आपको एक वोचर बना के दिखा देता हूँ कि कैसे एक वोचर बनेगा जब आप किसी एम्प्लॉय का लोन एडजस्ट करने लगे हैं, या फर्ज करें आपने कैश पेमेंट की है, किसी एम्प्लॉय को एडवांस दी है। फर्ज कर लेते हैं, मैं कहता हूँ कि शहजाद को आपने एडवांस दिया है। अच्छा, ये शहजाद का सैलरी अकाउंट है, शहजाद का हमें वो बनाना पड़ेगा एडवांस अकाउंट। तो मैं नजम के एडवांस अकाउंट को यूज कर लेता हूँ, और उसको मैं कहता हूँ कि मैंने इसको 15,000 रुपया आज एक और एडवांस के तौर पे दिया है, एडवांस पेड, और कैश अकाउंट से दिया है, और ये कैश पेमेंट वोचर है मेरा, तो मैंने इसको पोस्ट कर दिया। अब अगर मैं रिपोर्ट्स में जाके अगर मैंने शहजाद के एडवांस अकाउंट का बैलेंस देखना हो, तो मैं जनरल लेजर की रिपोर्ट में जाऊंगा, और जनरल लेजर की रिपोर्ट में जाके मैं वहां पे शहजाद का एडवांस अकाउंट यूज सेलेक्ट करूंगा, नजम का, और व्यू रिपोर्ट कर लूंगा। व्यू रिपोर्ट में वो मुझे बताएगा कि 25,000 प्रीवियस उसका बैलेंस है, और 11 तारीख को उसको 15,000 और पेड हुए हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस उसका एडवांसेस का 40,000। अब फर्ज कर लेते हैं कि नजम को अब सीन ये है कि नजम को आपने आज सैलरी दी, और उसमें से आपने पार्शली उसका एडवांस काटना है। तो आप वो कैसे सैलरी बनाएंगे, आज हम अब वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे नजम का मैं एडवांस अकाउंट भी सिलेक्ट कर लूंगा, और नजम का मैं सैलरी अकाउंट कर। नजम को हमने सैलरी दी 30,000, ये फर्ज कर लेते हैं, और नजम के एडवांस में से 15,000 हमने काटे, ठीक है। तो जो 15,000 रिमेनिंग थे वो हमने उसको कैश में से दिए, तो कैश को मैं 15,000 रुपए से क्रेडिट करूंगा, नजम के एडवांस अकाउंट को 15,000 से क्रेडिट करूंगा, और नजम के सैलरी अकाउंट में 30,000 की मैं सैलरी डाल। ये फाइनेंशियल वोचर का असूल होता है कि उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। यूजर मैंने सेलेक्ट किया, सैलरी पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस 15, ये मैंने जस्ट नोट डाल दिया अपने याद दहानी के लिए। इस एंट्री को मैंने पोस्ट किया, और इस तरीके से मेरा ये वोचर मेरा सिस्टम के अंदर पड़ गया। इस वोचर का आप अगेन प्रिंट ले सकते हैं, वैसे ही एक्शंस में जाके फाइंड करके, और ये उसको नजर आ गया कि 30,000 रुपया मुझे सैलरी मिली है, जिसमें से एडवांस अकाउंट में से 15,000 कटे हैं, और कैश में से मुझे 15,000 रुपया मिला है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, एक क्विक मैंने एंट्री का मेरे जहन में आया कि मैं आपको बता दूं कि क्विकली एंट्रीज इस तरह पढ़ सकती हैं।
रिपोर्ट्स में जाके आप अपने वैसे तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जनरल लेजर में जाके आप अपना कैश अकाउंट का लेजर देखेंगे तो ये आपकी कैश बुक है बेसिकली, ठीक है, जो कि बता रही है कि यकम तारीख को 00 बैलेंस था। उसके बाद हमने कुछ परचेजिंग की तो वो कुछ अरसे के लिए नेगेटिव में चला गया, और यहाँ पे सेल के अगेंस्ट पैसे कम आए हुए हैं और परचेज के अगेंस्ट ज्यादा गए हुए हैं। इसलिए ब्रैकेटों में जो नजर आ रहा है 1,92,500 कैश क्लोजिंग कैश, ये बेसिकली माइनस आपको बता रहा है कि आप माइनस इतने कैश में हैं। तो लामहला एक रियल केस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो आप जरूर कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कैश ऑफिस का वो डालना भूल गए होंगे। तो कैश ऑफिस का फर्ज करते हैं कि ओपनिंग बैलेंस अगर डालना था तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊंगा और वहां पर मैं कैश ऑफिस का अकाउंट सर्च करूंगा। करंट एसेट्स में कैश अकाउंट्स में कैश ऑफिस है, इसको मैं एडिट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि मेरे पास इसका 5 लाख रुपया इसमें ओपनिंग बैलेंस भी था। ठीक है, तो अब जब जाके मैं रिपोर्ट लूंगा जनरल लेजर की और वहां पे मैं कैश ऑफिस सेलेक्ट करके उसका जनरल लेजर लूंगा, तो मुझे सिस्टम बताएगा कि मेरा प्रीवियस बैलेंस 500,000 था और उसके बाद क्या क्या सेल परचेज करते हुए डिडक्शन होके इस वक्त 3,07,500 रुपया मेरा बैलेंस है। तो नाउ हमारी कोई भी चीज यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रही, इट मीन्स कि हमारा ये परफेक्टली काम कर गया है। ठीक है सर, प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट में आप देख सकेंगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। मैंने इस महीने का प्रॉफिट लॉस लिया है तो मुझे सिस्टम बता रहा है कि मेरी सेल 75,000 है और रिटर्न उसमें से 25,000 है। टोटल मेरी नेट सेल 50,000 है। मेरी मटेरियल कॉस्ट 51,000 है, टोटल 51,000। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,000 रुपीज लॉस में है। उसके बाद जो मैंने सैलरीज पे की हैं, एडवांसेस पे किए हैं, ठीक है, वो जो सॉरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने पे किए हैं वो सारी डिटेल आ गई और मुझे उसने वो बता दिया। प्रॉफिट लॉस उसने मुझे बता दिया। नेट इनकम टैक्स अगर मैंने कोई पे किया होता तो वो यहाँ पे आता और नेट प्रॉफिट लॉस उसके बाद, और कंपेयरिंग पीरियड प्रीवियस पीरियड भी यहाँ पे कंपैरिजन के तौर पे आपको। इसी तरीके से अगर आप अपना ट्रायल बैलेंस देखना चाहें तो आपको आपके इन दिनों का इन थोड़ी सी एंट्रीज के अगेंस्ट जो ट्रायल बैलेंस बनता है सिस्टम आपको वो दिखा देगा। ये आपका एसेट्स का सेक्शन है। कैश ऑफिस में 5,000 ओपनिंग बैलेंस था, 77,500 ट्रांजेक्शन डेबिट हुई, 2,70,000 ट्रांजेक्शन क्रेडिट हुई और क्लोजिंग बैलेंस आपके ये, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस की असल चीज ये होती है कि एट द एंड ऑफ रिपोर्ट ये दो फिगर्स आपस में सेम होनी चाहिए, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ऑफ ऑल योर अकाउंट्स। तो जब आप वो देखते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको ये नजर आ जाता है कि आपकी क्या इसका आप कॉम्पैक्ट वर्जन भी लेना चाहें तो यहाँ पे रिपोर्ट में कॉम्पैक्ट वर्जन आ जाता है, जिसमें कि फिर वो खाली लाइंस और वो सारा कुछ आपको नहीं देखना पड़ता और आप इस तरीके से देख लेते हैं कि इस वक्त आपका क्या क्या किस किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये आपका एक कंप्लीट ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है। तो ये फाइनेंस का पार्ट है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल हमारा बहुत ज़बरदस्त है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन की विंडो को यूज़ करते हुए आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देते हैं, अटैच का बटन दबाते हैं और क्यूआर कोड जनरेट करते हैं। उस क्यूआर कोड को आप अपने बिजनेस व्हाट्सएप नंबर से जो आपने यहाँ पे दिया होता है उसको उससे स्कैन करते हैं तो आपका व्हाट्सएप नंबर तहसील सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। जब आपको यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा कनेक्टेड ना, ग्रीन कलर का। उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शनल मैसेजेस होंगे वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। उनकी आपने जो टेम्पलेट को एडिट करना है सेल के, जैसे मैंने सेल की विंडो पे देखा तो ये ब्लू कलर के डाटा टैग्स हैं जो आपको हमारे मैसेज विंडो के ऊपर अवेलेबल होते हैं। जैसे फर्ज करें मैं इस मैसेज के सबसे टॉप पर एक लाइन डालना चाहता हूँ कस्टमर के नेम के साथ डियर लिख, तो मैं डियर लिख के @ दबाऊंगा और मुझे ये डाटा टैग सारे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे मैं कस्टमर नेम सेलेक्ट करूंगा, डियर कस्टमर नेम, तो जो मैसेज कस्टमर को जाएगा उसमें कस्टमर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है,
उसके बाद मैं कुछ भी अपनी इस मैसेज की फॉर्मेटिंग जैसे मर्जी कर सकता हूँ। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये बिल डेट है मेरी, और जो आगे डाटा टैग है बिल डेट का, उसमें तो बेसिकली बिल डेट प्रिंट हो जाएगी। तो ये मैंने एट द रेट करके बिल डेट सिलेक्ट किया, तो वो मेरा डाटा टैग यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से नीचे आप एंड पे अपना कुछ भी मैसेज लिखना चाहते हैं, प्लीज पे अस ऑनलाइन थ्रू जैज कैश नंबर 0300। तो इस तरीके से जो भी आप मैसेज में लिखेंगे, जो भी करेंगे, वो आपका जो कस्टमर को मैसेज जाना है वो इस टेम्पलेट के मुताबिक बन के जाएगा। आप इसको अपडेट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। इसी तरह आपके स्केड्यूल्ड मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे आप कोई भी नया, अभी कोई मैसेज यहाँ पे स्केड्यूल नहीं है, न्यू एक आपने स्केड्यूल मैसेज करना है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मंथली बिलिंग का। और मैं कहता हूँ कि ये सबको ही जाए, सबको ना जाए, वेंडर्स को ना जाए, पार्टीज को और कस्टमर्स को जाए जिनका बैलेंस ग्रेटर देन लेट्स से 5000 रुपीज है, उनको जाए ये मैसेज। उनका स्टेटस कोई भी हो, एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, उनकी कैटेगरी कोई भी हो, मैं यहाँ पे अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा तो वो सबको जाएगा। और मैं कहता हूँ स्केड्यूल ही है तो मंथली ये स्केड्यूल हो, और डे के मंथ के फर्स्ट डेट को वो मैसेज आए, और मैसेज आए सुबह 7 बजे AM पे। मैं यहाँ पे टाइम भी सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैसेज लिखूंगा। उस मैसेज के लिखने के दौरान मैं एट द रेट साइन यूज करते हुए डियर एट द रेट साइन डालूंगा, तो मेरे पास ये डाटा टैग सब आ जाएंगे। आप इन डाटा टैग्स को यूज करते हुए योर बैलेंस या योर ड्यूज अमाउंट इज, यहाँ पे अगेन आप डालेंगे और कस्टमर बैलेंस का टैग याद देंगे, तो वो कस्टमर का बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस इज दिस, प्लीज पे SAP to avoid any discontinuation of services और whatever जो भी आप मैसेज चाहें। नीचे आप पेमेंट मेथड्स लिख दें। तो ये मैसेज अब यकम तारीख को जाएगा उन तमाम कस्टमर्स को जिनका बैलेंस 5000 रुपए से ज्यादा है। आप यहाँ पे 500 रुपया करते हैं तो जिनका बैलेंस 500 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सारा मैकेनिज्म काम करेगा। और मैंने ये स्केड्यूल्ड मैसेज एक यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कितना आसान है तरसील सिस्टम को यूज करना और तरसील सिस्टम पर अपने बिजनेस को ऑनबोर्ड करना। चंद दिन लगते हैं तरसील सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग पे, इसकी ऑनबोर्डिंग पे, और उसके बाद आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। तरसील सिस्टम हर तरीके से आपके बिजनेस को, आपके प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने में और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने में आपकी हेल्प करता है। उम्मीद है कि ये सेशन आपको तरसील सिस्टम पे ऑनबोर्डिंग के हवाले से बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।